हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉर्नवालिस को और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे द स्टेट ऑफ मैसूर। इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे 5 लेक्चर्स दिए हैं। जिन्होंने वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि पहले वो जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ल्स कॉर्नवालिस, इनका जो पीरियड था वो 1786 से लेके 1793 तक का था, लेकिन इनको बुलाया जाता है इंडिया 2 बार, एक 1786 में और उसके बाद 1805 में। इनका जो टाइटल था वो था अर्ल मार्क्वेस्ट। इनको बोला जाता था अर्ल मार्क्वेस्ट चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, ये पहले अमेरिका में पोस्टेड थे। जब अमेरिका की कॉलोनी इनके हाथों से चली गई तो इनको बुलाया गया हिंदुस्तान में, और उसी की वजह से ये यहाँ पे कुछ मॉडर्न चीजें लाएंगे जिसको हम बाद में डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ आए तो इसने अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि मुझे वीटो पावर चाहिए, क्योंकि इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनको कुछ प्रॉब्लम हुई इसी की वजह से। डेट इज वाई इसने डिमांड की गवर्नमेंट से कि मुझे कुछ वीटो पावर चाहिए, यानी कि कुछ एब्सोल्यूट पावर चाहिए किसी डिसीजन को लेके। ठीक है, जब ये आया तो इसके कुछ 4 रिफॉर्म्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये जो यहाँ पे पहला वाला मेंशन किया गया है, ये परमानेंट सेटलमेंट, ये तब करता है जब ये वापस चला जाता है 1793 में, यानी कि अपने टेन्योर के लास्ट वाले साल में ये परमानेंट सेटलमेंट करता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी परमानेंट सेटलमेंट के साथ, ये इससे पहले वाले गवर्नर वॉरेन हास्टिंग्स जो थे उनके साथ हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्नवालिस कोड बनाएंगे, जैसे कि नेपोलियन कोड था वैसे ही एक कोड है कॉर्नवालिस कोड। इसको हम डिटेल्ड बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देंगे, और उसके बाद ये मैसूर को क्रिपल करेंगे। और यहीं पे हम एक ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, जहां पे हम स्टेट ऑफ मैसूर देखेंगे, क्योंकि मैसूर को जानने के लिए हमें स्टेट ऑफ मैसूर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यूपीएससी के लिहाज से और केएएस के लिहाज से क्रिपल मैसूर के लिए द स्टेट ऑफ मैसूर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं इन 4 रिफॉर्म्स को वन बाय वन। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये किसका आइडिया था? ये सर जॉन शोर का आइडिया था, जो कि बाद में गवर्नर जनरल भी बनेंगे कुछ साल के लिए। ठीक है, ये जो जॉन शोर है इसका नाम आप काफी बार सुनोगे। ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेड बाय कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस अगर गवर्नर जनरल है तो जाहिर सी बात है यही इंप्लीमेंट करेंगे। एज द कंपनी वाज फेसिंग फाइनेंशियल ट्रबल्स इन इंडिया, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे वॉरेन हास्टिंग्स परेशान हो गए थे अपने ट्रेजरी को लेके, कैसे वो ट्रेजरी ड्रेन हो गई, कैसे वो साथ साथ में 2 जगह पे लड़ रहे थे और सारी की सारी ट्रेजरी जो थी वो ड्रेन हो रही थी। मैंने आपको वो डिटेल्ड सारा लेक्चर नंबर 5 में बताया था। जिनको ये पता नहीं है वो लेक्चर नंबर 5 मेरा अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे जो मेजर इशू जो था वो यही था कि फाइनेंशियल ट्रबल्स इनको कैसे हटाएंगे। तो सर जॉन शोर ने एक आइडिया दिया लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड। ठीक है, थ्रू परमानेंट सेटलमेंट whose important features were, क्या था उसका फीचर? जमींदार were made the owner of land, जो जमींदार थे उनको बताया गया कि आप
जो हो, आप इस जमीन के मालिक हो और उसके साथ इनको ट्रेडिशनल ड्यूटीज अटैच की गई। ये ट्रेडिशनल ड्यूटीज क्या थी, मतलब कि इनको बोला गया कि ये आपका कर्म है, आपको आपका नाम ही जमींदार इसलिए है क्योंकि ये आपका कर्म है और आपको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने बताया जमींदारों को कि हमारा जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स्ड है, हमें नहीं पता है कि आप ये कैसे लाओगे, लेकिन आपको सालाना 2 करोड़ 60 लाख रुपीस यहाँ पे रेवेन्यू जमा कराना है। आप बाद में आप जो हो आप बाद में कितना लोगे ये किसान से, उससे हमें कुछ नहीं है। आप किसी टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल के लिए ड्रॉट आएगा तो ये थोड़ा सा रेट कम करते थे, किसी टाइम पे अगर फसल ज्यादा उग जाती थी तो ये लैंड रेवेन्यू थोड़ा सा हुरा देते थे, लेकिन इनके अकाउंट में 2 करोड़ 68 लाख आने चाहिए। और ये 2 करोड़ 68 लाख का फिगर जो है इन्होंने जो ये बताया वो किसके बेसिस पे इन्होंने बताया, ये 1790 to 91 का डेटा था, इसीलिए इन्होंने ये फिक्स्ड अमाउंट बताया कि 2 करोड़ 68 लाख हमें चाहिए सालाना। जो कलेक्शन है, अब जो जमींदार है वो क्यों करता है ये, वो थोड़ी ही मतलब ऐसे बेवकूफ थे कि वो इनके पास जाते और ये लैंड रेवेन्यू जमा कराते। इन्होंने क्या बताया इनको कि अगर आप 2 करोड़ 68 लाख रुपीस लाओगे तो उसका एक हिस्सा आपका, जो कि लगभग 25 लाख के अराउंड हो जाता था। यानी कि उस जमाने के 25 लाख रुपए जमींदार अपने जेब में रखता था और EIC को 10/11 शेयर देता था। ठीक है, जमींदार को 1/11 शेयर मिलता था और EIC को 10/11 ऑफ शेयर मिलता था। दिस स्टेबलाइजेस द रेवेन्यू सिस्टम एंड इनकम ऑफ द कंपनी। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी को फायदा ही फायदा हो गया। एक तो इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गए, दूसरा इनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो गए और तीसरा इनको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स हो गए। कैसे, देखिए जो जमींदार होते हैं उनको आप अगर अवेयर हो गए, विलेजेस में जो जमींदार होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत होती है क्योंकि वो लोकल एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, लोकल एरिस्टोक्रेट होते हैं। जब वो लोकल एरिस्टोक्रेट होते हैं, जैसे ना गांव में होते हैं चौधरी साहब होते हैं या कोई बड़ा बड़ा जिनके बड़े बड़े नाम होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी पॉलिटिकल पावर ज्यादा होती है गांव में, जिसकी वजह से EIC को पॉलिटिकल पावर मिल गए और इकोनॉमी ऑफ EIC जो थी वो बूस्ट हो गई क्योंकि लैंड रेवेन्यू हर साल 2 करोड़ 68 लाख रुपीस जमा हो जाते थे और साथ ही साथ में इनको एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीफ मिल गई। यानी कि अब जमींदार ही क्या लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन जमींदार ही संभाल रही थी, किनके लिए, EIC के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस स्टेबलाइजेस द रेवेन्यू सिस्टम एंड इनकम ऑफ कंपनी, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड द EIC गॉट पावरफुल लोकल सपोर्ट एज जमींदार्स। तो यहाँ पे इनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल गया। कंपनी ऑल्सो गॉट द रिड ऑफ बर्डन टू कलेक्ट द रेवेन्यू एज जमींदार्स ऑल्सो कलेक्टेड इट एंड गेव इट टू EIC। यहाँ पे इनको एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट मिल गया। अब क्या बात है, कॉर्नवालिस जो है ये बाद में एक लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सनसेट लॉ। ठीक है, अब ये सनसेट लॉ क्या है, देखिए जब इंसान के पास पैसा आता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी पावर कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये इस चीज का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए ये सनसेट लॉ लाया गया है। इस सनसेट लॉ के अंडर क्या था कि जो जमींदार था उसको मंथली कोई तारीख फिक्स की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 31 मई, इसको अगले 30 दिन जब मंथ होगा या 30 मई, ठीक है, जब अगला मंथ होगा 30 जून, उसके सूरज ढलने से पहले इसको ये
जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करना था। ठीक है, जब इसको ये कलेक्ट करना था, अगर ये नाकामयाब हो जाता था इस रेवेन्यू को लाने में, तो इस जमींदार की जो जमींदारी थी वो छीन ली जाती थी, और एआईसी जो थी वो क्या करती थी, वो इस जमींदारी को दूसरे जमींदार को देता था, बोलता था कि अब आज से आप ये वाला हिस्सा भी आपके अंडर है, जिसकी वजह से जमींदार को कंट्रोल करना आसान बन गया। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये मेन पॉइंट है जो ये रेड कलर का है, क्या है, अगर आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, एज द राजपूत एक्टेड एज द सुपाइन फॉर द मुगल रूल। देखिए, राजपूत जो थे मुगल पीरियड में, राजपूत ने ही मुगलों को यहाँ पे शासन यानी पे रूल करने के लिए काबिल बनाया, क्योंकि राजपूत का जो रोल था वो बहुत ही अहम था, क्योंकि जो वहां से उस टाइम मुगल भी थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अकबर थे, उन्होंने उस टाइम उनके कुछ जजिया टैक्स भी माफ किए थे, जो राजपूत थे उनको इसने इज्जत बख्शी थी, बाकी चीज। तो उसी वजह से मतलब अगर मेंस में हम आंसर लिखते हैं तो इसको हमें कोरिलेट करना पड़ता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइम जमींदार जो थे वो क्या ब्रिटिश की सुपाइन बन गई, क्योंकि एक तो लैंड रेवेन्यू रेट्स भी जमींदारी डिसाइड कर रही थी, और ब्रिटिश को अपनी जो कंसोलिडेशन थी यहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, दस द कंपनी वाज रिलीव्ड फ्रॉम मेंटेनिंग द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उस चीज से इनको रिलीफ मिल गया था। और बाद में जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्टेट ट्रेजरी जो इनकी अफेक्ट हो रही थी, उसके इस चीज को करने से इनकी ट्रेजरी में एकदम बूस्ट मिल गया। In this way, permanent settlement proved to be a great benefit in the initial phase of EIC. EIC के पहले पहले दौर में जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई EIC के लिए। ठीक है, लेकिन जो गरीब किसान था उसके लिए ये एक सजा जैसी थी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब किसान नाकामयाब हो जाता था अपने इस ये टैक्स को देने में, तो उससे उसकी जमीनें छीन ली जाती थी। और अगर आप आज भी देखोगे, जहां जहां पे परमानेंट सेटलमेंट आपको नजर आई, जहां जहां पे परमानेंट सेटलमेंट लगाई गई थी, वहां वहां पे आज भी नक्सलिज्म है। देखिए, यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि दिस बिकम द कर्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, इट क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ लैंडलेस लेबर। जो किसान थे वो गरीब होते गए, और जब उनकी जमीनें छीन ली गई थी तो वो जमीन के बगैर रह गए, और जिसकी वजह से वहां पे आतंकवादियों का मतलब जिसकी वजह से लोगों ने आतंकवादी बनने का इरादा किया और वो नक्सलिज्म बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बंगाल है, वहां पे भी नक्सलिज्म है, बिहार है, वहां पे भी नक्सलिज्म है, उड़ीसा है, वहां पे भी नक्सलिज्म है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब एक्सट्रीम पॉवर्टी हो गई, उसी की वजह से वहां पे आज भी आपको नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और ऐसे ही आंसर लिखना पड़ता है मेंस में। ठीक है, अब जो दूसरा चीज था वो क्या था, वो कॉर्नवालिस कोड था। ये क्या था? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया था ये सर जॉन शोर का था, वैसे ही जो कॉर्नवालिस कोड है वो किसका आइडिया था? वो जॉर्ज बार्लो का आइडिया था। ठीक है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि हम एक मॉडल बनाएंगे जो कि बेस्ड था मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल, ये क्या कहता है? दिस इज द लिंक बिटवीन द जुडिशरी, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक रैशनल पर्सन था, कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, और इसको बताया जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल ऑफ फ्रांस है। ठीक है, इसने एक कंसेप्ट दिया था फ्रेंच ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसने एक कंसेप्ट दिया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो पावर्स होंगी वो अगर सारी की सारी मोनार्क
कंसंट्रेट करेगा तो जो ये मोनार्क है, जो ये किंग है, ये अपने आप को एक भगवान समझ लेगा, एक खुदा समझ लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या बताया कि जो जो ये पावर्स है इनको आप बाइफरगेट कीजिए। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जीक्यूटिव अलग रोल कर, एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग ब्रांच होगी, ठीक है। जुडिशरी जो होगी वो अलग ब्रांच होगी और एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो अलग ब्रांच होगी, ताकि अगर ये पावर्स मोनार्क के पास रहेंगी, एब्सोल्यूट पावर्स ये मोनार्क के पास रहेगी, तो मोनार्क इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर मॉडल अंडर विच ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू पोस्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक, इसने क्या किया, इसने कुछ पोस्ट्स बनाए। फॉर एग्जांपल के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिनको आप क्या आज का जो डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल द अदर अफेयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आज होता है। फिर इसने क्या किया, जुडिशरी पे ध्यान दिया। मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट जज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग जस्टिस इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो वारन हेस्टिंग है उसने किस पे ध्यान दिया था, जुडिशरी पे, लेकिन इसको सिट्रंगत कौन करता है, इसको सिट्रंगत करता है कॉर्नवालिस, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने और एक पोस्ट बनाई जिसका नाम है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि एसआई, सब इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट एसपी पुलिस, सॉरी एसपी पुलिस, टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, इसको इंट्रोड्यूस कॉर्नवालिस करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, लेकिन बाद में इसको स्ट्रेंथ कौन देगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अच्छा, because of this Cornwallis is known as father of modern civil services in India। इस जो ये चीज है, जब इसने ये इम्प्लीमेंट की, इसकी वजह से जो कॉर्नवालिस है इसको बताया जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो पोस्ट्स है, ये सिविल सर्विस पोस्ट है, इसीलिए इसको बताया जाता है कि ये फादर ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज है, ठीक है। ही आल्सो परसुएडेड द डायरेक्टर्स। अच्छा, इसने क्या काम किया, इसने जो EIC की कंपनी है, इसने उनको बताया कि आप प्लीज जो हमारे यहाँ पे मुलाजिम हैं, जो यहाँ पे DC है, जो यहाँ पे मतलब कोई भी काम कर रहा है, इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी बढ़ाइए, ताकि जो इस वक्त इंडिया पे इनकी कंसोलिडेशन थी वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती, ठीक है। ताकि जो यहाँ पे जो बहुत सारे फॉरेनर्स आएंगे, उनको एक टाइप का वो बोनस मिल जाता यहाँ आने के लिए, ताकि वहां के लोग यहाँ और ज्यादा मोटिवेट हो आने के लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे रिफॉर्म की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, ठीक है। अंडर दिस कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड, इसने क्या इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने बताया कि हर 20 मील के बाद एक थाना होना चाहिए। एज ही स्ट्रीमलाइंड द सर्विस एंड इंट्रोड्यूस्ड द पोस्ट ऑफ दरोगा। इसने क्या किया, दरोगा के पोस्ट इसने बनाए और उसको बनाया इंचार्ज ऑफ थाना, ठीक है। 20 मील के बाद थाना होना चाहिए। एंड कांस्टेबल टू हेल्प इन, इसके साथ उसने कांस्टेबल रखा ताकि ये इसको मदद कर सके। इसने क्या किया, इसने लोगों को ये बताया कि ये आपके बहबूदी के लिए, ये आप ही के सर्वेंट्स है, लेकिन इसका हिडन एजेंडा जो था वो ये था कि जो इंडियंस है उन पे ये रोब जमाए और उन पे रूल करने के लिए आसानी हो। आपको तो पता ही है कि अगर पुलिस के धमकाने दहकाने से लोग स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, उसी के यही उसका जो था हिडन एजेंडा था, ठीक है। लेकिन लोगों को इसने ये दिखाया कि जैसे कि ये आप ही के लिए आई हो, ठीक है। अब इसका ए पार्ट हमने देखा, मॉडर्न
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे, जुडिशियल हायरार्की। ठीक है, देखिए उस टाइम 1793 में क्या था, उस टाइम कलकत्ता काउंसिल थी और सर्किट कोर्ट था। कलकत्ता काउंसिल यानी कि आज का सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम कलकत्ता उस टाइम हेड था। ठीक है, आज का सर्किट कोर्ट इस टाइम का हाई कोर्ट है और आज का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस टाइम का सेशन कोर्ट है। और ये जो दो कोर्ट्स थे ये आपको कहां पे मिलेगी? ये आपको रूरल एरियाज में मिलेगी। कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, जिसको आज गांव में बोला जाता है अपर कोर्ट ऑफ अपील, और उसके बाद आपको मिलेगा वहां पे कोर्ट ऑफ मुंसिफ, जिसको आज गांव में बोला जाता है लोअर कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है, ये इसने शतरंग की, किसका आइडिया था ये? पहले ये किसका आइडिया था? जो इससे आप मुझे ये कमेंट में बताइए, छोड़िए आप कमेंट में क्या बताओगे। ये वारन हास्टिंग्स का आइडिया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वारन हास्टिंग्स का आइडिया था। उसी ने वहां पे पहले बनाया था, अगर आपको याद होगा, उसी ने पहले वहां पे दो कोर्ट्स बनाए थे। ठीक है, दीवानी कोर्ट, अगर आपको याद होगा, दीवानी कोर्ट और फौजदारी कोर्ट। यहां पे सिविल केसेस देखे जाते थे और यहां पे क्रिमिनल केसेस देखे जाते थे। ठीक है, लेकिन जब हर कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था तो इसका जो बर्डन था सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ही ज्यादा हो गया। लेकिन इसी बर्डन को कम करने के लिए इसने एक स्ट्रीमलाइन ऑर्डर बनाया इस कोर्ट का, जहां पे पहले कलकत्ता काउंसिल, सर्किट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, फिर कोर्ट ऑफ मुंसिफ बनाया गया। इन एडिशन टू दिस ही इंट्रोड्यूस्ड 4 प्रोविंशियल, और इसके ऊपर इसने क्या किया कि 4 प्रोविंशियल कोर्ट्स बनाए, एक पटना में, एक कलकत्ता में और एक मुर्शिदाबाद में और एक ढाका में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हायरार्की वाज टू लोअर द बर्डन ऑफ कोर्ट एंड टू प्रोवाइड द राइट टू अपील ऑफ द पीपल एज ऑल द केसेस डज नॉट हैव द सेम डिग्री, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने मर्डर किया और किसी ने किसी की चेन चुराई, ठीक है, अब दोनों तो क्राइम है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और इसकी जो डिग्री है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए अगर अब ये वाला भी पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट और ये वाला भी पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो बराबरी मत होगी इन दोनों केसेस की। दैट इज वाई वहां पे एक हायरार्की की जरूरत थी। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज ये थी कि इसने बताया कि जो यूरोपियन, जो हायर सर्विसेज है वहां पे सिर्फ यूरोपियन पीपल बैठ सकते हैं और इंडियन जो पीपल है वो इस काबिल नहीं है। जब इससे पूछा गया, इंडियन पीपल ने जब इससे पूछा गया कि अगर आप हम पे रोल कर रहे हैं तो हमारे लोग आपके इस हायर सर्विसेज में क्यों नहीं शामिल है, तो उसने ये बताया कि जो इंडियंस है वो करप्टेड है, ये ब्राइब लेते हैं और ये इस काबिल, इन पोस्ट्स के काबिल नहीं है। कॉर्नवालिस ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो हायर पोस्ट्स है वो हमारे लोगों के लिए है। देखिए, where Cornwallis reserved the topmost people of almost all the departments of European. Although Cornwallis declared that the Indian were not suitable for this job, but the real reason seems to be exploitation of India. सीधी सी बात है, अगर कोई इंडियन यहाँ पे कोई बड़ा फॉर एग्जाम्पल के लिए डीसी बन जाता तो आपको नहीं लगता है कि वो इंडियन जो वहां पे होगा अगर वो करप्ट नहीं होता तो वो इनकी नाक में दम भी कर सकता था। इसीलिए इसने क्या किया, इसको मोनोपोली बनाई अपने ब्रिटिशर्स के लिए, अपने यूरोपियन भाई बहनों के लिए। ठीक है, चौथी चीज जो थी वो थी, जो इसका चौथा रिफॉर्म था वो क्या था? क्रिपल्ड मैसूर। ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिकली इसने ये चीज कर ली। लेकिन आपको क्रिपल्ड मैसूर के लिए आपको स्टेट ऑफ मैसूर पढ़ना जरूरी है। थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं। कॉर्नवालिस फॉर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इसका मतलब ये है कि इससे पहले फर्स्ट भी हुआ होगा और सेकंड भी हुआ होगा।
in 1789 to 1792 and after defeating the Tipu Sultan, आपको ये नाम आपने कहीं पे सुना भी होगा, he snatched away half of his territories and imposed a fine on Mysore, thus crippling a Mysore। इसने एक तो इसकी आधी टेरिटरी छीन ली और इसके बाद क्या किया, इसके बाद मैसूर पे एक फाइन लगा दिया जिसको चुकाते चुकाते जो मैसूर की इकोनॉमी थी वो क्रिपल हो गई। आइए डिस्कस करते हैं अब द स्टेट ऑफ मैसूर। देखिए, अगर हम मैसूर की बात करेंगे तो मैसूर बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस था 3 वजहों से। सबसे पहली वजह जो थी वो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहाँ पे स्पाइसेस सबसे ज्यादा मिले जाते थे और उसके बाद सैंडलवुड मिला जाता था। सैंडलवुड आपको पता ही होगा, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, वो पुष्पा मूवी पूरे इस लाल चंदन पे है। लाल चंदन बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है जिसकी वजह से मैसूर प्रॉस्परस था पहले से ही। दूसरा वजह जो इसका था वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे। वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ही ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड थे और वेल फर्निश्ड थे। सबसे जो तीसरा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन था मैसूर की प्रॉस्पेरिटी को बयान करते हुए, वो थे उसके सी पोर्ट्स। अगर आप मैसूर का मैप यहाँ से देखोगे, इस मैप पे मैसूर का मैप अगर आप देखोगे, ये वाला रीजन जो मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया है, ये इसके साइड से यहाँ पे इसके साइड से यहाँ पे सी है, ठीक है। और जो ये सी है, यहाँ से ये ट्रेड और कॉमर्स करते थे, कहाँ, फॉरेन कंट्रीज में या दूसरे जगहों पे ये ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी जो मैसूर की थी वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो गई थी, ठीक है। इसीलिए मैसूर प्रॉस्परस माना जाता था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर मैसूर पे थी। अब अगर हम मैसूर की हिस्ट्री पे ध्यान देंगे तो मैसूर सबसे पहले इस पे रूल करते थे वॉडिया डायनास्टी, ठीक है। वॉडिया डायनास्टी के लोग जो थे इस पे रूल करते थे, ठीक है। और जब 18 सेंचुरी की बात होती है तो वहां पे एक रूलर होता है, उसका नाम होता है चिक्का कृष्णा राजावान, ठीक है। देखिए, मैसूर का उस टाइम का जो रूलर था उसका नाम था चिक्का कृष्णा राजा वन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इनकॉम्पिटेंट रूलर था और ये ज्यादातर जो शासन है उस पर बिलीव नहीं करता था, ये दूसरे कामों में इंडल्ज होता था। तो इसकी जो ये सल्तनत थी उसको 2 लोग संभालते थे। एक का नाम था नंजराज, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या था, देवराज। और जो चिक्का कृष्णा राजा था उसका एक वजीर था, ठीक है, उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा। जो टीपू सुल्तान है उसके जो फादर है उसका नाम था हैदर अली, ठीक है। टीपू सुल्तान के जो फादर है उनका नाम था हैदर अली। महल में क्या होता है, अच्छा एक मिनट, जो हैदर अली थे वो आर्मी की एक रेजिमेंट थी जो कि उस टाइम कहां पे पोस्टेड थी, दिंडीगुल में। दिंडीगुल की आर्मी थी, ठीक है, आर्मी ऑफ दिंडीगुल, और उसी के वो जनरल थे। एक तो वजीर भी थे और ऊपर से जनरल भी थे दिंडीगुल की आर्मी में। दिंडीगुल कहां पे है, दिंडीगुल आज का तमिलनाडु जो है वहीं पे है। तमिलनाडु की एक स्टेट है। आज भी अगर आप तमिलनाडु का ये क्रिकेट फॉलो करते होंगे तो तमिलनाडु क्रिकेट में एक टीम है जिसका नाम है दिंडीगुल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब महल में एक कॉन्स्पिरेसी होती है जहां पे नंजराज देवराज को मार देते हैं, क्योंकि इन दोनों की एस्पिरेशन होती है कि यही इसके रूलर बने मैसूर के। जब हैदर अली को पता चलता है कि जो नंजराज है उसने देवराज को मार दिया, एलिमिनेट कर दिया, हैदर अली वापस आते हैं और ये नंजराज को मार डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर
हैदर अली में भी एस्पिरेशन होती है कि वही रूलर बन जाए, और बाद में ये चिक्का कृष्णा राजा वन को ही मार डालते हैं और यहाँ का मैसूर का ये डिफैक्टो रूलर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री किसकी, मैसूर की। अब क्या हुआ, यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि चिक्का कृष्णा राजा whose real power was vested in his two court ministers Nanjaraj and Devraj. This created a crisis in Mysore and it paved the path for the emergence of the Hyder Ali in Mysore. हैदर अली, अब मैंने आपको बताया कि हैदर अली कैसे बन गए वहां के डिफैक्टो रूलर। He was an officer in the army of Mysore who later got promoted to Faujdar of Dindigul and in the end rose to power and captured the throne of Mysore. ये मैंने आपको बताया। During his rule, he emphasized on secularism. ये सेकुलरिज्म पे ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि एनसीईआरटी पे भी इस पे मेंशन किया गया था कि इसने रिकंस्ट्रक्ट किया था ये टेम्पल, चामुंडेश्वरी टेम्पल इसने रिकंस्ट्रक्ट किया था। इसने क्या किया, इसने एम्फेसाइज किया लॉ एंड ऑर्डर पे, और मॉडर्न आर्सेनल वेपन्स जो थे उस पे इसने ज्यादा फोकस किया क्योंकि जो फ्रेंच थी उस टाइम वहां से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था और फ्रेंच वहां पे मदद कर रहे थे अमेरिकन को आजादी दिलाने में, ब्रिटिश की कॉलोनी जो अमेरिका थी उस टाइम उनको आजादी दिलाने में, और फ्रेंच यहाँ पे भी इनको हेल्प कर रही थी मैसूर को। इसीलिए फ्रेंच की मदद से इन्होंने यहाँ पे मॉडर्न आर्सेनल वेपन्स तैयार किए। इसने क्या काम किया, और इसने एस्टैब्लिश किए क्या, कैनन फैक्ट्री, कहाँ पे, दिंडीगुल में। बाय 1761 he concentrated all the powers of Mysore onto himself. These steps of Hyder Ali alarmed the EIC. So the company allied with Maratha and the Nizam. देखिए, अगर आपको याद होगा मीर कासिम एंग्लो कार्नेटिक वार में मीर कासिम ने जब वहां पे अपने कैपिटल में कैनन फैक्ट्री खोली थी तो EIC अलार्म हो गई थी। यहाँ पे भी जब हैदर अली ने यहाँ पे भी कैनन फैक्ट्री खोली तो EIC अलार्म हो गई, और उनको जब EIC को ये एलिमिनेट करना था, वो मैसूर को कैप्चर करना चाहते थे, वो मैसूर पे भी वही किंग मेकर का फॉर्मूला लगाना चाहते थे जो इन्होंने ऑलरेडी बाकी स्टेट्स में लगाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये गए मराठा के पास और निजाम के पास और इनसे कहा कि आप हमारे साथ, आप हमारे एलाई बनिए और हम जो हैदर अली है इसको डिथ्रोन करेंगे और बाद में आपको भी इसमें से, इसकी टेरिटरी में से हिस्सा देंगे। ठीक है, और इनको ये बताया, इन दोनों स्टेट्स को ये बताया कि हैदर अली जो है वो वहां पे कैनन फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मॉडर्न आर्सेनल वेपन्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ही, मतलब आप ही के साथ लड़ने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब हैदर अली को इस चीज की भनक लग जाती है तो हैदर अली क्या करते हैं, हैदर अली वापस इनसे मीटिंग करते हैं, डिप्लोमेटिक्स खेलते हैं और इनको ये मराठा और निजाम को ये EIC के साथ रहने नहीं देते हैं। और जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार शुरू होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो इसके पड़ोसी होते हैं, कौन कौन से, ये मराठा, ठीक है, मराठा और निजाम ये क्या करते हैं, मराठा और निजाम ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ये हैदर अली का साइड लेते हैं, यानी कि मराठा प्लस निजाम प्लस हैदर अली ये एक साथ अलायंस बनते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये ब्रिटिश के साथ, EIC के साथ वार करते हैं। ठीक है, जहां पे ये तीनों विनिंग पार्टी होती है, यानी कि ये तीनों जीत जाते हैं और EIC जो है वो लूज करती है, और जिसकी वजह से EIC को ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करनी पड़ती है और हैदर अली उस ट्रीटी को डिक्टेट करते हैं, क्योंकि हैदर अली ने यहाँ पे जो ये वार था ये जीत लिया, इसीलिए हैदर अली ये ट्रीटी डिक्टेट कर रहे होते हैं।
तो आपको ये पता चल गया कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार है वो 1766 से लेके 1769 तक चल गया, यानी कि ये 3 साल तक चला और जहां पे हैदर अली ने जीता। ठीक है, दिस वाज अ क्लियर कट मैसेज टू द कंपनी दैट हैदर अली इज अ क्लियर थ्रेट टू देम इन द साउथ, although there was a peace for 11 years। वहां पे साइन हुई थी जो ट्रीटी, वहां पे 11 साल तक का अमन था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि इनको मदद कर रहे हैं कौन, फ्रेंच, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जाके गए और इन्होंने वहां पे एक पोर्ट है माहे, ठीक है, माहे, इन्होंने बिना कंसर्न और बिना किसी भी चीज को नजरअंदाज करते हुए माहे जो पोर्ट था वो अपने अंडर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जो हैदर अली था वो बहुत ही इरिटेट हो गया और उसने वापस जाके आरकाट पे हमला किया और आरकाट को अपने कब्जे में लिया। अगर आपने मेरी क्लासेस दी होगी तो आपको पता चल रहा होगा कि आरकाट जो थी वो कैपिटल थी किसकी, कर्नाटक की उस टाइम की। ठीक है, तो जब इसने आरकाट पे हमला बोल दिया, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स इरिटेट हो गए और जिसकी वजह से ये आपस में क्लैश इनका हो गया और दैट लेड टू सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेके 1784 तक, यानी कि जो दूसरा वार था सेकंड एंग्लो मैसूर वार वो भी 4 इयर्स तक चला। ठीक है, जहां पे बीच में ही हैदर अली जो है वो बीमार पड़ते हैं, उनको कैंसर हो जाता है और ये फिर बाद में कैंसर की वजह से मर जाते हैं और वार जब बीच में ही रह जाता है तो टीपू सुल्तान को इनिशियली इसको संभालना पड़ता है इस वार को, जिसकी वजह से जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार है वो टीपू सुल्तान हार जाते हैं। Hyder Ali in between died because of cancer and the army of Mysore was defeated at Porto-Novo by General Ayercourt। जनरल आयरकोट का जिक्र फिर से एक बार हुआ और वहां पे अब एक और ट्रीटी साइन होगी जो इस वक्त कौन डिक्टेट करेगी, EIC। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पहली ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। पहली ट्रीटी किसने डिक्टेट की, हैदर अली ने। दूसरी ट्रीटी जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है उसको किसने डिक्टेट किया, EIC ने। ठीक है, देखिए मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, अगर आप इस टेबल पे गौर करोगे तो फर्स्ट वार यहाँ पे जो था हैदर अली डिफीट्स इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे हैदर अली को कौन कौन से एलाइज होते हैं, मराठास होते हैं और निजाम, ये जो है ये निजाम की टेरिटरीज है, ये सारे पड़ोसीज है आपस में। ये वाली जो टेरिटरीज है ये निजाम की टेरिटरीज है और ये वाली टेरिटरी जो थी ये पेशवा टेरिटरीज है, यानी कि ये दोनों मैसूर को हेल्प कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ, यहाँ पे हैदर अली मर गए और फिर क्या हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो गई और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को किसने डिक्टेट किया, EIC ने। फिर से थोड़ी देर में पीस शुरू हो जाता है और जब ये हैदर अली मर जाता है तो इसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है टीपू सुल्तान। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में आपने हर किसी ने लगभग टीपू सुल्तान का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी का जो राजा था वो यही था उस टाइम का। उस टाइम के अगर आप राजा देखोगे तो उस टाइम के राजा जो थे वो उतने कैपेबल नहीं होते थे, वो बस अयाशा करते थे। लेकिन टीपू सुल्तान, महाराजा रंजीत सिंह, ये कुछ नाम है जो हिस्ट्री में फेमस है, जिन्होंने अपने वक्त में वो चीजें की जो उस टाइम पॉसिबल नहीं लग रही थी। अच्छा, तो टीपू सुल्तान सक्सीडेड हिम एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रियल स्टोरी ऑफ द मैसूर। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लगाएंगे और आइए जानते हैं अब कि टीपू सुल्तान कौन थे और टीपू सुल्तान ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए। टीपू सुल्तान 1782 से लेके 1799 का दौर तक
ये था, ठीक है। इसका दौर 1799 तक था। सन ऑफ हैदर अली हु कंटिन्यूड द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1782 बट वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ही लेटर एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये याद रख लेना आप, क्योंकि इसी पे एक ट्रीटी भी बाद में साइन हो जाती है। एंड एम्पावर्ड हिमसेल्फ। अब जब इसने वार लूज किया, यहाँ पे इसने ट्रीटी साइन की। अब टीपू सुल्तान को, अगर आप किसी भी बादशाह को देखोगे तो वो हमेशा दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, या तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। इन दोनों चीजों पे हर कोई जो बादशाह होगा, जो सक्षम हुआ होगा, जो कैपेबल होगा, वो इन दोनों चीजों पे रिफॉर्म्स करते हैं। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे वो बलबन हो, चाहे वो कोई भी जिसका हिस्ट्री में नाम होगा, जिसका हिस्ट्री में सब लोगों ने नाम सुना होगा, अकबर होगा, बाबर होगा, उसने कम से कम इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पे फोकस किया होगा। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने भी इन तीनों चीजों पे फोकस किया, पहले इकोनॉमी पे, फिर मिलिट्री पे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए, अंडर दिस ही पहला वाला पार्ट, ही इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन। अब ये जो पॉलिसी ऑफ इंड्यूसमेंट कम कंपल्शन है, ये क्या है, ये क्या चीज है? देखिए, जब उस टाइम की क्राइसिस चल रही थी तो टीपू सुल्तान ने क्या बताया लोगों को, कि टीपू सुल्तान ने बताया लोगों को कि ये जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे ये एग्रेरियन इकोनॉमी है, ये एग्रेरियन स्टेट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी, आज भी इकोनॉमी जो इंडिया की है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसने लोगों को बताया था कि अगर आप पूरे खेत में खेती कर रहे हो, आज तक अगर आप इतने पोर्शन में खेती कर रहे थे, मैं आपको लोन दूंगा और आप उसको यूज करो इस पूरे खेत को खेती करने के लिए, और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आप पूरा का पूरा जो खेत होगा उसमें आप खेती कीजिए, और बदले में फिर आप बाकी मार्केट में इसको बेचिए, जिसकी वजह से किसान को भी फायदा हुआ। जब ये मार्केट में आया, ये फसल जब मार्केट में आई, तो इस मार्केट की वजह से इकोनॉमी पे भी बूस्ट नजर आया, मैसूर की इकोनॉमी पे भी। यही, और कंपल्शन क्या था इस चीज का? कंपल्शन ये था कि अगर किसान ने फिर बाद में बताया कि मैं नहीं कर पाया या किसान से नहीं हो पाया, तो वो इसका इंटरेस्ट लेता था, यानी कि पूरे का ये जो पूरा का पूरा खेत था, उस खेत का पूरा टैक्स ये लेता था, चाहे फसल उसकी उगी होगी या नहीं। ठीक है, inducement cum compulsion in agriculture to provide state help and promote prosperity of the farmers, thus in return also promoted agriculture in his state। यही जो मैंने आपको बताया था। He turned the state into a trading corporation under which he had a monopoly in internal and external trade, salt, spices, sandalwood and precious metals like gold, silver. Thus he turned Mysore into a tank of gold and silver, leading to its economy empowerment। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैसूर है वो रिसोर्सफुल उस टाइम रिसोर्सफुल माना जाता था, जहां पे सैंडलवुड जो था वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मिलता था, प्रेशियस मेटल्स मिलते थे, गोल्ड मिलता था, सिल्वर मिलता था और स्पाइसेस, साल्ट मिलते थे। ठीक है, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान ने क्या किया, इसने इनको ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब इसने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मैसूर की जो इकोनॉमी थी वो उसको एकदम से बूस्ट मिल गया। जब इसको बूस्ट मिल गया तो इस EIC को क्या हुआ, EIC को घाटा हो गया। दिस वाज एन अटैक ऑन द इंटरेस्ट्स ऑफ द EIC। क्यों अटैक था EIC के इंटरेस्ट्स पे? क्योंकि जब इन्होंने सेकंड एंग्लो मैसूर वार हारा था टीपू सुल्तान ने, तो जो EIC थी उनको लग रहा था कि स्टेट जो है, मैसूर का जो स्टेट है, उस पे हमारा कब्जा है, उसके रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा है। लेकिन टीपू सुल्तान क्या कर रहा था, टीपू सुल्तान इन्हीं रिसोर्सेज को बेच डालता था, कहाँ पे? बाहर।
ये सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं कर रहा था, ये एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहा था, जिसकी वजह से मैसूर की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई और जिसकी वजह से एआईसी की नजर इस पे फिर से आ गई और जिसकी वजह ये भी एक रीजन बन गया थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर का। ठीक है, छोटा मोटा सा रीजन। दिस वाज द अटैक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ एआईसी। ही एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिंग कंपनीज ऑन यूरोपियन लाइन्स एज ही सेंट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया ना कि इसने एक्सटर्नल ट्रेड भी स्टार्ट किया। कहां कहां ये स्टार्ट करने लगा? रशिया में, ठीक है, उस जमाने में एक्सटर्नल ट्रेड कर रहा था, फ्रांस में, टर्की में और पर्शिया में। ही आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। उस जमाने में ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, जहां आज भी कहीं कहीं जगह पे हिंदुस्तान में मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है। फॉर एग्जांपल के लिए जे एंड के को ले लो, बिहार को ले लो, उड़ीसा को ले लो, यूपी को ले लो। उस जमाने में 300 साल पहले इसने मॉडर्न इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज किया। He introduced the currency reforms। इसने देखिए, हर कोई जो राजा होता है, जो मतलब सक्षम होता है, जिसका नाम है हिस्ट्री में, उसने कम से कम ये चीज तो की ही होगी। आपने अगर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पे भी टंकाज, गोल्डन टंका, सिल्वर टंका, हर किसी बड़े बड़े बादशाह के दौर में करेंसी रिफॉर्म्स हो गई। इसने भी करेंसी रिफॉर्म्स की और इसने अपनी कॉइन्स मिंट की और जिन कॉइन्स पे हिंदू गॉड्स थे और क्या था, नीचे अरबिक लिखा हुआ होता था, यानी कि ये भी सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा था। ऑल दी स्टेप्स ऑफ टीपू सुल्तान टर्नड मैसूर इनटू एन इकोनॉमिक पावर। ठीक है, अब ये तो हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी कैसे स्टेबल हो गई। अब देखते हैं हम मिलिट्री एम्पावरमेंट। ठीक है, मिलिट्री एम्पावरमेंट अंडर दिस हिज इंपॉर्टेंट स्टेप्स वेर, पहला, मेंटेनिंग द आर्मी ऑन फ्रेंच लाइन्स। इसने क्या किया? इसने फ्रेंच की मदद ली और फ्रेंच वाली आर्मी बनाई, यानी कि फ्रेंच को कॉपी किया और अपनी आर्मी भी वैसी ही बनाई और कैनन फैक्ट्री प्रमोट की, जो मैंने आपको अभी बताया। और जब भी ये कैनन फैक्ट्री प्रमोट होती है, तब एआईसी को भनक लगती है, तब एआईसी के इंटरेस्ट जो है उनको नुकसान पहुंच जाता है। इसने क्या किया? एक कदम आगे इसने क्या किया? इसने नेवल एम्पावरमेंट स्टार्ट की, मतलब इसने बड़े बड़े जहाज बनाना स्टार्ट किया। अपनी जो आर्मी है उसको इसने सीज में तैनात की और जो नेवल आर्मी है उसको अलग से रेजिमेंट्स बनाए। ठीक है, और उसके बाद क्या किया? उसने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न डॉकयार्ड्स एट मैंगलोर, मोल्दाबाद एंड दाजिदाबाद। जहां डॉकयार्ड्स क्या होता है? जहां पे शिप्स आते हैं, यार्ड एक होता है जहां पे शिप्स आते हैं और तिजारत करते हैं और यहाँ पे ये ठहर जाते हैं। ठीक है, ये होता है डॉकयार्ड। उसने मॉडर्न डॉकयार्ड बनाया, ये नहीं कि ट्रेडिशनल डॉकयार्ड, यानी कि मॉडर्न, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज को रुकने की जगह होगी, बाकी सारे फीचर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स, ये तो हो गई मिलिट्री एम्पावरमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स में इसने क्या किया? ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑन यूरोपियन लाइन्स। मैंने आपको बताया ना कि इसने यूरोपियंस को कॉपी किया। ये जो यूरोपियंस कर रहे थे वो टीपू सुल्तान ने स्टार्ट किया करना, क्योंकि इसको फ्रेंच बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश जो थी इनकी आपस में ये आपस में राइवल है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान है। ठीक है, under which the state subjects were established for each department and every department had 2 secretaries and subordinate officers। इसने क्या किया? स्टेट सब्जेक्ट्स बनाए गए उस टाइम पे हर डिपार्टमेंट में, और हर डिपार्टमेंट में 2-2 सेक्रेटरीज हुआ करते थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हुआ करते थे। द इश्यूज ऑफ जो इश्यूज होते थे किसी तबके में, किसी जगह पे जो इश्यूज होते थे वो क्या होते थे, वो बाद में डिबेट उस पे किया जाता था और इसको डिस्कस किया जाता था दूसरे ऑफिशियल्स के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? और जब वो उस पे कोई डिसीजन लिया जाता था तो वो डिसीजन किस पे लिया जाता था? मेजॉरिटी पे, यानी कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे।
आज की डेमोक्रेसी की बात हो रही है कि मेजॉरिटी जो बोलेगी वही 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 जो होगा वही उसका डिसीजन होगा। ये नहीं कि मतलब मैं बादशाह हूं, मैं इसको फांसी की सजा दूंगा तो फांसी ही मिलेगी, ये नहीं। बल्कि कोर्ट होता था यहाँ पे, उसमें अगर 15 लोग होते थे, अगर 9 लोग थे, अगर अगर 9 पर्सन थे, अगर उनकी इजाजत होगी, अगर मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे तभी कोई भी सजा सुनाई जाती थी या तभी कोई भी डिसीजन लिया जाता था। ही यूज्ड टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज। आप देखिए, ये नहीं लग रहा है कि ये जैसे आज की बात चल रही, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन रख रहा था किसके साथ? फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आज इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रख रहा है यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ, प्रेजेंट डे रशिया के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, वैसे ही ये भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रख रहा था किसके? फॉरेन कंट्रीज के साथ। वो फॉरेन कंट्रीज कौन कौन सी हो सकती थी जिनके साथ ये ट्रेड कर रहा था? रशिया था, फ्रांस था, टर्की था, पर्शिया था। और अब ये ब्रिटिशर्स को थ्रेट बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ टीपू। अब जो चीज है वो है पर्सनैलिटी ऑफ टीपू। ही वाज ए सेकुलर इन अप्रोच एंड रिलीजियसली टॉलरेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसने जो कॉइन्स मिंट की थी उस पे हिंदू गॉड्स थे और अरबिक में उस पे लिखावट थी। ठीक है, ही रिकंस्ट्रक्टेड द श्रद्धा टेम्पल। इसने श्रद्धा टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट किया जो बाद में मराठा रेड के दौरान उसको डिस्ट्रॉय किया गया। ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ ए सिटीजन टीपू। जहां पे आज लोग अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, ठीक है, बिहारी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, वहां उस टाइम 300 साल पहले ये बोलता था कि मैं सिटीजन टीपू हूं, यानी कि मैं सिटीजनशिप, आपको पता ही होगा, यानी कि मैं सिटीजन टीपू। सिटीजनशिप जो जिसको पता होगा वो इसको रिलेट कर सकता है। ही प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी इन हिज कैपिटल श्रीरंगापट्टनम। ट्री लिबर्टी का ट्री इसने बनाया श्रीरंगापट्टनम में। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसकी पर्सनैलिटी क्या थी। 300 साल पहले की बात हो रही है। He became the member of Jacobean Club। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे जैकोबियन क्लब के बारे में आपने जाना होगा। तो ये मेंबर बन गया उस जैकोबियन क्लब का, और जो जैकोबियन क्लब में हो रहा था उसके साथ भी इसके ताल्लुकात थे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए फ्रेंच सोल्जर ही एस्टैब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ क्लब इन हिज कैपिटल टू। एक फ्रेंच सोल्जर था, उसके रिक्वेस्ट पे इसने अपने मैसूर में इसने एक ब्रांच खोली, किसकी? जैकोबियन क्लब की। और उस जैकोबियन क्लब में बहुत सारे डिस्कशंस होते थे। Because of the dareness and the personality he was given the title of शेरे मैसूर। तो अगर आपको JKSSB या किसी भी लोकल एग्जाम में पूछा जाएगा कि शेरे मैसूर किसको बोला जाता था, टीपू सुल्तान इज द गाय। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी और डेयरनेस को लेके। टीपू सुल्तान with all these development proved to be a great threat to EIC in India, so Cornwallis took the action against Mysore on the issue of Travancore episode। देखिए, अब इस टाइम पे यहाँ पे कॉर्नवालिस आए थे। ठीक है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार में कौन था? सेकंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे कौन था? सेकंड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे वहां पे वारन हास्टिंग्स थे, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे दूसरे गवर्नर थे। ठीक है, अब इस टाइम पे अब यहां से बैकग्राउंड में कॉर्नवालिस आए हुए थे, और कॉर्नवालिस अब एक बहाना ढूंढ रहे थे कि कैसे इस मैसूर को क्रिपल किया जाए और कैसे इस टीपू सुल्तान जो थ्रेट बन रहा है इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो वहां पे एक एपिसोड हुआ जिसका नाम था ट्रैवनकोर एपिसोड। अब ये ट्रैवनकोर एपिसोड क्या है, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, अगर ये मैप है तो प्रेजेंट डे केरला जो है उसको ट्रैवनकोर बोला जाता था। ठीक है, जो टीपू सुल्तान है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते थे ट्रैवनकोर के बादशाह को, यानी कि मैसूर जो है
वो बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था किसको, ट्रैवनकोर को। इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करते थे, इनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे। वहां पे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी क्राइसिस होती थी तो मैसूर सबसे पहले आगे आगे खड़ा होता था। और टीपू सुल्तान को ये लगता था कि मैसूर इनडायरेक्टली रूल कर रहा है किस पे, ट्रैवनकोर पे। जब ट्रैवनकोर के बादशाह ने ट्रैवनकोर को ही बेच डाला विदाउट द परमिशन ऑफ टीपू सुल्तान, ठीक है। पहले तो ये है कि टीपू सुल्तान से वो परमिशन क्यों लेते, लेकिन उसने पूरा का पूरा ट्रैवनकोर बेच दिया किनको, डच को। और जब ये बात टीपू सुल्तान को पता चल गई तो ट्रैवनकोर के राजा से टीपू सुल्तान ने पूछा कि आपने मेरी परमिशन के बगैर डच को कैसे बेच दिया ट्रैवनकोर के रिसोर्सेस सारे, यानी कि ट्रैवनकोर की जमीन कैसे बेच दी। जिसकी वजह से जो टीपू सुल्तान है उसने क्या किया, उसने रेड की किस पे, ट्रैवनकोर पे। उसने जब रेड की ट्रैवनकोर पे तो बैकग्राउंड में कॉर्नवालिस ये सब देख रहे थे और उसने क्या किया, उसने डिप्लोमेटिक गेम खेली। उसने वहां से निजाम और मराठा को पटा लिया था और उनसे पूछा, और उनसे उसने डील की थी कि हम इस बार अटैक करेंगे किस पे, टीपू सुल्तान की टेरिटरी पे, और टीपू सुल्तान को वहां पे हटाएंगे और आपको बदले में मिलेगा टेरिटरीज, कुछ टेरिटरीज मैसूर की, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है उसकी रिलेशनशिप इन दोनों के साथ इस टाइम पे कुछ खास नहीं थी, इसलिए इन्होंने, निजाम ने और मराठा ने, इन्होंने एक अलाइड फोर्स बनाई किसके खिलाफ, टीपू सुल्तान के खिलाफ। यानी कि अब जब टीपू सुल्तान आ गया रेड करने के लिए किसको, ट्रैवनकोर के राजा को, ट्रैवनकोर के राजा को, किंग ऑफ ट्रैवनकोर। तो बैकग्राउंड में कॉर्नवालिस यानी कि ब्रिटिश आर्मी, मराठा आर्मी और निजाम की आर्मी, साथ साथ में ट्रैवनकोर के किंग की जो छोटी मोटी आर्मी थी वो एलाइड हो गए और अगेंस्ट टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए, ठीक है, टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए। और जहां पे टीपू सुल्तान ने हारा, और यही था थर्ड एंग्लो मैसूर वार। In the background, Cornwallis allied with Maratha and the Nizam stood behind Travancore, which led the Third Anglo-Mysore War, in which Tipu was defeated and the Treaty of श्रीरंगापट्टनम was signed। मैंने आपको बताया था ना अभी के श्रीरंगापट्टनम की, श्रीरंगापट्टनम जो इसका ये था कैपिटल, उसी पे ट्रीटी भी हो जाएगी। और इसके बाद क्या हुआ, श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम साइन हो गई, और जो किसने डिक्टेट की, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। जब ये कॉर्नवालिस ने डिक्टेट की तो कॉर्नवालिस ने इसको बताया कि आप ही ने जंग स्टार्ट की और आप ही ने ये सारा गंद मचाया, इसीलिए आप पे हम लगाते हैं 50 करोड़ रुपए का फाइन। उस जमाने के 50 करोड़, 300 साल पहले के 50 करोड़ रुपए उसको फाइन लगा दिए गए, और टीपू सुल्तान की हाफ ऑफ टेरिटरीज जो थी वो उसको स्नैच की गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको बताया गया कि आप ही ने वार वेज किया। उसके बाद क्या होता है, टीपू कन्फ्रंटेड द कंपनी अगेन इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार इन 1799। ये बहुत बाद की बात है। where he was killed and मैसूर was annexed, जहां पे वो मारा जाता है और मैसूर को एनेक्स किया जाता है। और उसके बाद कंपनी जो है वो कृष्णा राया को बिठाते हैं किस पे, थ्रोन पे, और खुद वापस रूल करते हैं पर्दे के पीछे। जो ये कृष्णा राया है ये 5 साल का बच्चा होता है, और यही गेम वो फिर से खेलते हैं जो इन्होंने पहले खेला होता है, जैसे इन्होंने एंग्लो कार्नेटिक वार्स जीते थे वैसे ही। अब ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार क्यों छिड़ गया, इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूं। देखिए, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, ये सब्सिडरी अलायंस पे हुआ। ये बहुत आगे की बात है। सारे स्टेट सब्सिडरी अलायंस बनना चाहते थे ब्रिटिश के साथ, लेकिन जो टीपू सुल्तान है
उन सारे स्टेटों ने साइन किया था उस पे, मैसूर ने साइन नहीं किया था, टीपू सुल्तान ने साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को हटाना पड़ा इनको और बाद में इसको मारा गया। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ये अगर हम मैप देखेंगे, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था तब क्या हुआ था। देखिए पहले तो ये मैसूर का जो मैप था पहले ये इतना बड़ा था, ठीक है, यहाँ तो यहाँ तक। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ तब क्या हुआ, पेशवा को इतनी वाली टेरिटरीज मिल गई, ठीक है, और जो निजाम है निजाम को इतनी वाली टेरिटरी मिल गई, ठीक है, और ये वाली टेरिटरी ब्रिटिश ने ले ली, ठीक है। और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ जहां पे टीपू सुल्तान मारा गया, तब क्या हुआ, तब मैसूर पूरा का पूरा एनेक्स हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा मैसूर एनेक्स हुआ। यहाँ पे ये आप पढ़ लेना कि कौन सा रीजन किसका है, यहाँ पे भी दिया गया है, और मैसूर को उस टाइम एनेक्स किया गया। अब हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पे जहां पे हमने ब्रैकेट खोला था, कहां पे, कॉर्नवालिस पे, ठीक है, क्रिपलर मैसूर। इसलिए यहाँ पे वेल्स, ये जो कॉर्नवालिस है, उसी के टाइम पे इसने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की, वो था मैसूर को इसने क्रिपल किया था। कॉर्नवालिस फॉट द थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1789 to 1792 after defeating the Tipu Sultan he snatched away half of his territories and imposed a fine on Mysore। कितना फाइन, 50 करोड़ रुपए, thus crippling Mysore। Thus Cornwallis was successful in providing a strong base to the company rule in India। इसने बेस स्ट्रांग करके रख दी। Although सर जॉन शोर 1793 to 1798 रिप्लेस्ड हिम, यानी कि ये कौन सा बंदा है, ये वही बंदा है जिसने इसको बताया था कि हम जो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें, जिसने आइडिया दिया था परमानेंट सेटलमेंट का। यही बाद में 5 साल तक रूल करते हैं और इसके दौर में ज्यादा कुछ खास नहीं होता है, तो सर जॉन शोर इसको रिप्लेस करते हैं। बट नथिंग मेजर हैपेंड हिम ड्यूरिंग हिज रेन, सो द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ कॉर्नवालिस were later completed by वेलेस्ली। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट गवर्नर होगा उसका नाम होगा वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेके 1805 तक रूल करेंगे। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज बिगिन, यानी कि अब बेस पूरी की पूरी स्ट्रांग हो गई। हमने रॉबर्ट क्लाइव देख लिया, हमने वॉरेन हेस्टिंग्स देख लिया, हमने ये कॉर्नवालिस देख लिया। अब हम पहुंच चुके हैं कहां पे, वेलेस्ली पे। वेलेस्ली को हम डिस्कस करेंगे हम लेक्चर नंबर 7 में, और साथ ही साथ में हम स्टेट ऑफ मराठा भी देख लेंगे। ये हमारे चौथे गवर्नर जनरल रहेंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे जो वीडियोस है उनको शेयर कीजिएगा। आप हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे एप्टीट्यूड है, जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, उस पर भी वीडियो देख सकते हो, और आप भरपूर फायदा उठा सकते हो इन चीज़ों से। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वेलेस्ली को और मराठा को। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।